हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम बात करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर बात हो रही है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो पहले में कह रहे हैं इसने एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड रीडेजिग्नेट इट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सेकंड में कह रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है आपके दिल्ली के, उन्हें डेजिग्नेट किया गया एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर। थर्ड में कह रहे हैं जो असेंबली होगी वो लॉज बना सकती है ऑन द मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट ऑन द 3 मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट। कौन कौन से हैं वो आपके? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस 4 कोड्स गिवन बिलो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। सेकंड में जो बात हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली को डेजिग्नेट किया गया एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये पार्ट तो बिल्कुल सही है, बट वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर आपके प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन देख लें तो बेसिकली इसने बात की एक लेजिस्लेटिव असेंबली की क्रिएशन के अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर दिल्ली, और जो असेंबली होगी वो लॉज बना सकेगी, जैसे कि हमने बात की आपके स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे। बट जो आपके 3 मैटर्स हैं स्टेट लिस्ट कर, उस पे नहीं बना सकती, जो है आपके पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। बट अगर किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है बिटवीन द असेंबली लॉज एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट, तो जो आपके लॉज ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो प्रिवेल करेंगे ओवर दोज मेड बाय द असेंबली। फिर जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और जो आपके बाकी के मिनिस्टर्स होंगे वो भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो मिनिस्टर होंगे वो होल्ड करेंगे ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे पहला हाई कोर्ट आपका 1862 में स्टैब्लिश किया गया था कहां पर? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इलाहाबाद। आपको इन 4 कोर्ट्स की हेल्प से बताना है कहां कहां पर ये एस्टैब्लिश किया गया था। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। बेसिकली जो आपका इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट था वो आपका 1866 में स्टैब्लिश किया गया था। तो इस तरीके के जो आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं हिस्टोरिकल कंपोनेंट से, वो आपको प्रिपेयर करने उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने आपके मॉडर्न हिस्ट्री की पॉलिटी है, साथ के साथ जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड पॉलिटी है। ठीक है जी, तो इसे भी उतना ही आप यहाँ पर वेटेज दीजिए जितने आप बाकी कंपोनेंट्स को देते हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जहां पर पूछा जा रहा है कि आपकी टीके विश्वनाथन कमेटी कौन से इशू के लिए बनाई गई थी। पहले में कह रहे हैं टू डील विद द साइबर क्राइम्स स्पेशली ऑनलाइन हेट स्पीच। सेकंड में कह रहे हैं टू सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन बैंक्स एंड रिड्यूस एनपीएस। थर्ड में कह रहे हैं इलेक्टोरल फॉर्म से डील करने के लिए या फिर कुछ मेजर सजेस्ट करने के लिए जिसके चलते जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव की जा सके। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड पूछा गया है यहाँ पर। वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है टू डील विद द साइबर क्राइम्स स्पेशली ऑनलाइन हेट स्पीच। तो बेसिकली जो ये एक्सपर्ट कमेटी थी, जो कि आपके फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल टीके विश्वनाथन जी द्वारा हेड की गई थी, तो इन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी टू डील विद द साइबर क्राइम्स स्पेशली ऑनलाइन हेट स्पीच। इन्होंने कहा था कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर्स की अपॉइंटमेंट होना बहुत जरूरी है सभी स्टेट्स में, और साइबर क्राइम सेल्स की भी एस्टैब्लिशमेंट होना उतना ही इंपॉर्टेंट है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिकली ये जो आपकी कमेटी है इसकी स्थापना की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 को हटा दिया था, ये कहते हुए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बेसिकली जो ये सेक्शन था ये आपका रिलेटेड था टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑनलाइन स्पीच। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेसिकली ये आपका कॉन्ट्रडिक्टरी है, वॉयलेट करता है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ग्रांट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अंडर आर्टिकल 19। तो इसीलिए उसके बाद आपकी इस कमेटी की स्थापना की गई थी। तो बेसिक डिटेल्स थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जहां पर बहुत ही आपसे सिंपली चीज पूछी गई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। बहुत बार ये टॉपिक कवर हो चुका है। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो पहले में कह रहे हैं आपका स्टैट्यूटोरी ट्रिब्यूनल है टू हैंडल द एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू द एनवायरमेंटल इश्यूज। सेकंड कह रहे हैं इट इज बाउंड बाय द प्रोसीजर, जो कि आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के आधार पर लिखा गया है। थर्ड में कह रहे हैं द एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक एन एंडेवर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम, कि आपकी जब 6 महीने में इस तरीके की अपील रखी गई है तो उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये अपील्स
डिस्पोज करनी है, मतलब इस पे डिसीजन बताना है। ठीक है जी। तो अब आपसे पूछी जा रही है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 4 कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्टली मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि एनजीटी इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो ये आपकी इनकरेक्ट है। ये ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली ये गाइड करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010 का, वो एक एक्ट है ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसके चलते एक स्पेशल ट्रिब्यूनल की क्रिएशन की बात की गई थी, ताकि जितने भी आपके एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो केसेस हैं उनकी एक्सपीडिशियस डिस्पोजल की जा सके। सो जो ट्रिब्यूनल है, इट इज डेडिकेटेड जुरिसडिक्शन इन एनवायरमेंटल मेजर्स शेल प्रोवाइड स्पीडी एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स। तो बेसिकली जो हमने बात की कि आपका इट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर, जो कि आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के आधार पर लिखा गया है, बट शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। साथ के साथ जो हमने बात की कि जब भी आपकी अपील फाइल की जाएगी तो उससे 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें इस अपील को खत्म करना है, मतलब उस पर निर्णय बताना है। और बेसिकली जो आपका न्यू दिल्ली होगा वो इसका प्रिंसिपल प्लेस होगा ऑफ द सीटिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल, और जो आपके भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई शेल बी द अदर प्लेसेस ऑफ सीटिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी एनजीटी से रिलेटेड। इस तरीके की जितनी भी आपकी बॉडीज रहती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितनी बार आपका रिवीजन हो जाए इस तरीके की बॉडीज का, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं इट इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट बट रिक्वायर्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। सेकंड में कह रहे हैं इट इज गवर्न बाय द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1950। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आज आपसे यहाँ पूछे गया है। तो इन 4 कोड्स की मदद से वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन में देखें तो बेसिकली ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल 267 कहा गया था कि एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट की जाए, टू विच अमाउंट्स डिटरमिन्ड बाय द लॉ आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसी के आधार पर जो पार्लियामेंट थे उन्होंने एनेक्ट किया आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ इन 1950। और ये जो फंड है ये आपका रखा गया एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, and he can make advances out of it to meet the unforeseen expenditures pending its authorization by the parliament। और ये जो फंड है आपका, ये आपका फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा हैंडल किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के क्वेश्चंस काफी सिंपल थे, मतलब बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है आपकी पॉलिटी की स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हमने कोशिश की है वही कंपोनेंट आपका कवर करें। तो आई होप आप में से सभी ने ही अच्छे से स्कोर किया हो इस टेस्ट में। बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। आजकल हमारा नया इनिशिएटिव भी चला है जहां पर हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, साथ के साथ प्रीक्योर को भी हम एडजस्ट कर रहे हैं अपनी टाइमलाइन में। तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपका प्रीक्योर भी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आते जाते एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे भाई बंधुओं के लिए जो कि 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी लाइव हो चुका है। हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स उससे रिलेटेड मेंशन है। और साथ के साथ जो हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2021 की, वो भी लाइव है, काफी समय से चलती आ रही है। रेगुलरली उसमें टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो जितने भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स हैं हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस के नंबर पर कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑफिशियल आवर्स। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।